जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी और सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। अब 2020-21 क्यों पढ़ रहे हैं? वित्तीय वर्ष तो हमारा 2021-22 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर है वो 2021-22 है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो हमेशा एक साल पहले का रिलीज होता है। इसीलिए वर्तमान समय में जो हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण उपलब्ध है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या भारत के संदर्भ में हो, वो है आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि व्यापम के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो रही है। इसके साथ ही CGPSC का नोटिफिकेशन 26 नवंबर को जारी हो चुका है। CGPSC प्रारंभिक परीक्षा 13 फरवरी 2022 को आयोजित होने वाली है और 13 फरवरी 2022 के जस्ट पहले यानी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही नया आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पब्लिश हो जाएगा। तो क्या हमें वो नया आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है? जी नहीं। CGPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमें जो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है वो है 2020-21। CGPSC प्रारंभिक परीक्षा के पहले व्यापम के द्वारा यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसके लिए भी हमें आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है 2020-21। लेकिन CGPSC प्रारंभिक परीक्षा के बाद यदि कोई व्यापम की परीक्षा होती है, इवन CGPSC मुख्य परीक्षा भी, उसके लिए हमें नया वाला आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना होगा 2021-22। ठीक है, तो अभी हमारा फोकस केवल यही होना चाहिए, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। ठीक, आज हम कुछ खास मुद्दों पर इससे संबंधित चर्चा करेंगे, जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों पढ़े हम आर्थिक सर्वेक्षण, क्या आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ की CGPSC की परीक्षा, छत्तीसगढ़ की व्यापम की परीक्षा और आने वाले समय में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है, क्या उसके लिए भी महत्वपूर्ण है? हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर हम यह समझ रहे हैं कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ओरिजिनल लगभग 350 से 400 पेज के मध्य होता है। क्या ये पूरा 350 पेज लगभग जो है क्या सभी महत्वपूर्ण है? जी नहीं। 90% इसका डेटा जानकारी कोई काम की नहीं है, 10% जानकारी ही काम की है। 100-150 पेज की जो इकोनॉमिक सर्वे के मैगजीन भी उपलब्ध होती है, 90% चीज़ें काम की नहीं है। लिमिटेड बातें ही इसमें काम की होती है। हमारा फोकस उन्हीं लिमिटेड बातों पर होना चाहिए। इस विषय पर भी मैं कुछ आपसे जानकारी आज शेयर करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण हमको क्यों पढ़ना है, क्यों आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, आर्थिक सर्वेक्षण का हमारी परीक्षाओं में क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैं बात कर रहा हूं विभिन्न परीक्षाओं की, तो भाई पहली परीक्षा की अगर हम बात करें तो जो CGPSC के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा जो आयोजित होती है, CGPSC प्रीलिम्स, और CGPSC के द्वारा विभिन्न विभागों की भी परीक्षाएं आयोजित होती है, सभी परीक्षाओं में आर्थिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कितना रोल अदा करता है या कितना वेटेज रखता है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी जो हमारे सामने परीक्षा आयोजित होने वाली है वो है CG व्यापम के द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षा, और तीसरी परीक्षा है सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा। आर्थिक सर्वेक्षण का इन तीनों परीक्षाओं में क्या रोल हो सकता है, इस बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर CGPSC परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो CGPSC प्रारंभिक परीक्षा अगर मैं 2016 का एग्जाम्पल लूं, 2016 में CGPSC प्रारंभिक परीक्षा में इकोनॉमिक सर्वे से 15 से 20 प्रश्न आए थे। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से प्रारंभिक परीक्षा में 2016 की जो CGPSC प्री थी, लगभग 15 से 20 प्रश्न आए थे। वही अगर 2017 की मैं बात करूं प्रारंभिक परीक्षा, तो 10 से 15 प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से ही आए थे। आपको ये नहीं सोचना है कि जबरन इस डेटा को बढ़ाकर बताया जा रहा है। आप प्रश्न पेपर उठाकर देख सकते हैं, जो डेटा आंकड़े वाले न्यूमेरिक डेटा वाले जो क्वेश्चन होते हैं वही आर्थिक सर्वेक्षण है, ऐसा नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में लिखी गई बातें, जानकारी, योजनाएं, उससे भी प्रश्न बनता है, उससे भी लॉजिकल प्रश्न बनते हैं, इवन कूट वाले प्रश्न भी बनते हैं, वो हमारे एग्जाम में आता है, आया हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं CGPSC प्रीलिम्स 2018, तो 3 से 4 प्रश्न,
सीधा वेटेज इतना कम हो गया। अगर मैं बात करूं CGPSC प्रीलिम्स 2019, तो ये भी आपका 3 से 4 प्रश्न, और CGPSC प्रीलिम्स 2020 तो ये मात्र 2 से 3 प्रश्न ही था हमारे एग्जाम में। तो सर गत वर्षों से तो इसका वेटेज कम हो रहा है। अच्छा, ये 3 से 4, 4 से 5 प्रश्न जो है, इसमें मैं जनसंख्या को भी इंक्लूड करके कह रहा हूँ, उसे भी मैं इकोनॉमिक सर्वे में मान के चल रहा हूँ, क्योंकि एक जनसंख्या चैप्टर होता है इकोनॉमिक सर्वे में, जनसंख्या संबंधित नए आंकड़े हमें जो इकोनॉमिक सर्वे से ही पता चलते हैं। तो 2016-17 तो पुरानी बात हो गई। 2018 से CGPSC का पैटर्न चेंज हुआ, नए पैटर्न में मुख्य परीक्षा आयोजित होने लगी। तो 2018 से इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज कम हो गया। अब नए पैटर्न में इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज कम हो गया। क्या ऐसा मानना सही है? ये जानना जरूरी है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे का जो वेटेज है, इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली क्या है? एक पब्लिक रिलीज्ड डेटा है, मतलब पब्लिक के लिए, जनता के लिए ये डेटा बनाया जाता है, उसे हम पढ़ते हैं। जनता के लिए जो डेटा बनाया जाता है उसमें जनरली सरकार के द्वारा उन्हीं बातों का सर्वाधिक उल्लेख होता है जो उन्हें जनता तक पहुंचाना है। यानी सरकार के द्वारा जनता के लिए किए गए कार्य, सरकार को बताना कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कैसे कार्य कर रही है। इसमें गलत जानकारी नहीं होगी, जानकारी सब सही होगी, ऑथेंटिक होगी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि सरकार तक, जनता तक उन सभी बातों को पहुंचाना कि हाँ भाई देखिए कि राज्य की आय ये रही, GDP वृद्धि दर ये रही, GDP में इन क्षेत्रों का योगदान ये रहा। इन बातों को सभी तक पहुंचाना, और जो बात सरकार सभी तक पहुंचाएगी वो बातें महत्वपूर्ण है और उससे एग्ज़ाम में आने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार आपको खुद बता रही है कि भाई हाँ हमने ये काम किया है, ये योजनाएं लागू की गई है, इस योजना के तहत इतना करोड़ खर्चा किया गया है, इतने इसमें हितग्राही रहे हैं, तो इसीलिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इतना खनिज राजस्व यहाँ से आया है, इस साल सर्वाधिक आया है, इस साल न्यूनतम आया है, GDP वृद्धि दर इस साल सर्वाधिक थी, इस साल न्यूनतम थी। तो कहीं ना कहीं ये सारे डेटा जो सरकार आगे से जनता को बता रही है, जिससे हम विद्यार्थी सब पढ़ रहे हैं, तो जब सरकार कुछ करेगी, बताएगी और उसे रिटर्न में पब्लिश करेगी तो वो जानकारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन ये गत 3 PSC की हम बात करें, 2021 तो अभी होने वाला है, तो उस समय क्या ये जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्यों नहीं थी? अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी, उस बात को समझते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जैसा कि मैंने पहले भी कहा 1 साल पहले का होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 2016 PSC की, यानी 2016 में इसका नोटिफिकेशन आया होगा, तो 2016 PSC में जो इकोनॉमिक सर्वे होगा वो आपका 15-16 का होगा, ठीक। वैसे ही 2017 में जो इकोनॉमिक सर्वे होगा वो 16-17 का होगा। 2018 में जो इकोनॉमिक सर्वे होगा वो 17-18। 2019 में जो इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़े होंगे वो होगा 18-19, और 2020 में जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे वो होगा आपका 19-20, और 2021 प्रारंभिक परीक्षा के लिए या विभिन्न व्यापम की परीक्षाओं के लिए हम जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे वो होगा हमारा 2020-21, ठीक। 2018 में छत्तीसगढ़ की सरकार बदल गई। अब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज क्यों कम हुआ। 2018 में छत्तीसगढ़ की सरकार बदली। 2018 का जो इकोनॉमिक सर्वे था वो तो भैया 17-18 का ही था। 2018 में जो इकोनॉमिक सर्वे रहेगा 2018 प्रीलिम्स के लिए या विभिन्न एग्जाम के लिए, वो तो 17-18 का ही रहेगा। तो क्या 17-18 में जो नवीन सरकार आई, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो जो नवीन सरकार आई है इकोनॉमिक सर्वे में तो पुरानी सरकार का ही बखान होगा ना, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे तो 17-18 का ही है। इसमें आपका कहीं ना कहीं पुरानी सरकार का ही बखान होगा। पुरानी सरकार के द्वारा ये किया गया, वो किया गया, मुख्यमंत्री के नाम से फलाना ठिकाना योजनाएं, ये सारे डेटा पुरानी सरकार के होंगे। तो ये नई सरकार के लिए, नई गवर्नमेंट के लिए महत्वपूर्ण तो नहीं है, ठीक। पब्लिश करना मजबूरी है, इकोनॉमिक सर्वे निकालना मजबूरी है, तो पुरानी सरकार के डेटा आए हैं। वो नई गवर्नमेंट के रहते हुए किसी एग्जाम में पुरानी सरकार की बड़ाइयों के प्रश्न क्या आ सकते हैं, इसीलिए उसका वेटेज कम हुआ। केवल GDP, जनसंख्या, इससे संबंधित क्वेश्चन आया इस PSC में, ठीक। सेम कहानी जब 2019 PSC की बात हुई तो 2018-19 वर्ष चल रहा था। 2018-19 वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हुआ
और 2018-19 में 18-19 कहने का मतलब ये है कि इसमें 2018 का नवंबर तक का ही डेटा। दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि इकोनॉमिक सर्वे में जो 1 साल पहले का डेटा रहता है वो भी 1 साल पहले नवंबर तक का ही रहता है, पूरा वो दिसंबर तक का नहीं रहता है, अधिकतम नवंबर तक। तो इसी समय तो सरकार आई थी, 18-19 की हम बात करें तो 2018 नवंबर तक ही तो सरकार आई थी, तो इसका डेटा तो बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं, ठीक। तो इसीलिए 2018-19 में भी नई सरकार के द्वारा जो भी विकासात्मक कार्य किए गए हैं उसकी जानकारी का उल्लेख इस इकोनॉमिक सर्वे में भी नहीं था, ठीक। तो इसीलिए इसमें भी जो इकोनॉमिक सर्वे के फैक्चुअल क्वेश्चन आए बहुत कम और बहुत लिमिटेड आए, और वो लिमिटेड टॉपिक कौन से उस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2020 पीएससी की हम बात करें तो यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण है 2019-20, ठीक। नवीन सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए वो इसमें अब इसका उल्लेख है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 90% चीज़ें काम की नहीं है। तो 2019-20 इकोनॉमिक सर्वे या 2019-20 साल की हम बात करें तो यह वर्तमान सरकार को कहीं ना कहीं केवल 1 साल ही हुआ कार्य करते, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा रिलीज़ नहीं हो पाया, प्लस कोरोना महामारी के कारण 2020 में जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण भी बहुत सारा जो डेटा है उसमें मिल नहीं पाया, सरकार बहुत ज़्यादा विकासात्मक कार्य नहीं कर पाई, ठीक। तो ये कुछ विभिन्न कारण हम समझ सकते हैं जिसके कारण जो आर्थिक सर्वेक्षण पब्लिश तो हो रहा है उसमें वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों का बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं है। 2019-20 आर्थिक सर्वेक्षण की मैं बात करूं तो इसमें केवल नरवा गरवा गुरवा बारी सरकार की यही एक जो योजना है इसी का उल्लेख है, और एक आध दो और, बाकी सब पुरानी सरकार के समय से जो योजनाएं चली आ रही उन्हीं का उल्लेख है। तो जो बेसिक फैक्ट बचा जनसंख्या और जीडीपी उसी से क्वेश्चन आया, सेम कहानी आपका यहाँ हुआ, जनसंख्या और जीडीपी उसी से क्वेश्चन आया इकोनॉमिक सर्वे से। लेकिन अब है आर्थिक सर्वेक्षण आपके पास 2021, ठीक। वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है 21-22, सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जारी की गई है, और नवीन आर्थिक सर्वेक्षण में नवीन जो आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार है उसके द्वारा जो विकासात्मक कार्य किए गए हैं उसका अच्छा खासा उल्लेख दिया हुआ है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, भाई अपने अनुभव से हम आपसे बात शेयर कर रहे हैं कि जो 2021 का CGPSC होगा जो आपका 13 फरवरी 2022 को आयोजित होगा, अब इसमें फिर से इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज बढ़ेगा। जैसा पहले इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज हुआ करता था 15-20 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन, वो दौर हमारा मानना है कि अब इस PSC में फिर से होगा। क्यों होगा उससे संबंधित कारण हमने आपसे शेयर किए कि हमें ऐसा लगता है कि भाई इसी कारण के कारण इकोनॉमिक सर्वे का वेटेज कम हो रहा था, जिसलिए अब वो कारण नहीं है सरकार के पास। प्लस अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 जो हम देखेंगे पढ़ेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में बहुत सारे डेटा ऋणात्मक है, क्योंकि जो कोरोना का दूसरा लॉकडाउन हुआ, सेकेंड वेव जो कोरोना की रही, उससे छत्तीसगढ़ में बहुत जनहानि हुई, धन हानि, बहुत तरीके की हानि हुई है। छत्तीसगढ़ में बहुत नुकसान हुआ है, बहुत से परिवार के लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, बहुत से लोगों की नौकरियां गई है, बहुत से उद्योग बंद हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं सरकार नहीं चला पाई है ढंग से। तो बहुत सारे निगेटिव डेटा है, और कहना तो नहीं चाहिए जब डेटा निगेटिव होता है, क्योंकि निगेटिव डेटा जीडीपी निगेटिव आना ये सालों में कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, कोई चीज़ बढ़ रही है, जैसे एक सामान्य सी हम बात करें, प्रति व्यक्ति आय कहीं भी देश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, 10 साल से पढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रही, बढ़ती रहती है। लेकिन ये पहला इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है कि प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ की, चाहे प्रचलित मूल्य पर हो या स्थिर मूल्य पर हो, कम हुई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसलिए हमारा मानना है कि इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण रहेगा हमारे एग्जाम के लिए 2020-21, ये प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा खासा वेटेज रखेगा, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसमें विभिन्न चैप्टर होते हैं, लगभग 16 चैप्टर, 16 अध्याय दिए गए हैं। कौन सा अध्याय कितना वेटेज रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो हम समझ गए। रही बात सीजी व्यापम की, सीजी व्यापम में नवीन आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं,
तो पहला बात तो याद रखना है कि 13 फरवरी 2022 के पहले व्यापम की यदि कोई परीक्षा आयोजित हो रही है तो उसमें यही आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है। 2020-21 इसी का डेटा जो आप पढ़ेंगे वही वहाँ पे आएगा। लेकिन नया आर्थिक सर्वेक्षण जो कि फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में पब्लिश होगा, लगभग जनरली उसी समय होता है, फरवरी माह के शुरू के 7 से 10 दिन के बीच आपका पब्लिश हो जाता है। तो जो आपका इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पब्लिश होगा फरवरी 2022 में, उसके पब्लिश होने के बाद जो व्यापम की परीक्षाएं होंगी उसमें वो नया वाला इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा पढ़ना है। क्योंकि व्यापम करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 महीने की जितनी भी जानकारियां हैं वो उठा के सीधा एग्जाम में देता है। और नया अगर आर्थिक सर्वेक्षण है तो व्यापम में तो उससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर उसने छत्तीसगढ़ के संबंध में या सामान्य जानकारी 15-15 क्वेश्चन मेंशन किया है एग्जाम के सिलेबस के पैटर्न में, तो मान के चलिए उस 15 में से कहीं ना कहीं आपका 6-7 क्वेश्चन केवल इकोनॉमिक सर्वे का रहने वाला है। सीधी सी बात है, व्यापम के द्वारा लगातार भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है और जब कोई भी ग्रुप लगातार भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा, कोई भी निकाय, तो उसके पास क्वेश्चंस की कमी होगी। अब नए नए क्वेश्चन बनाएगा तो नए नए क्वेश्चन उसको यहीं से मिलेंगे और फिर जितना नए क्वेश्चन बनेंगे वो उतने उटपटांग होते जाएंगे, उतने वो बेसिक और सिंपल क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो हम गैस कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी कहीं ना कहीं लगातार एग्जाम होता है, उसकी कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ फायदे भी होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन ये नया नया टॉपिक मिलने लगता है तो ये नए क्वेश्चन बन के आते हैं। तो इसीलिए व्यापम के लिए भी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह के पहले तक 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद जो भी एग्जाम होगा व्यापम का, उसमें 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बात करते हैं हम एसआई की। क्या एसआई में इकोनॉमिक सर्वे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? ये हम नहीं कह सकते। लास्ट रिक्रूटमेंट जो एसआई का हुआ था उसके अकॉर्डिंग तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, पर फिर भी चूंकि एग्जाम में लगातार ये इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन इस बीच आते रहेंगे तो एकदम बेसिक जीडीपी, जनसंख्या, थोड़ा बहुत खनिज, उद्योग, विद्युत, ये कुछ जो चैप्टर है उसके गिने चुने 2-3 फैक्ट वो आप एसआई के एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रख सकते हैं। एसआई के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक सर्वे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नहिच्च होगा ऐसा भी नहीं है। तो एकदम बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे, या आम भाषा में मैं कहूँ तो ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे का पहला पेज, पहला चैप्टर ओवरव्यू जो है, ठीक, और पहला पेज, इतना ही यदि आप पढ़ के चल देंगे तो एसआई के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बल्कि आप इतना ही किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ के चल देंगे तो यदि 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो 1-2 बन जाएगा, केवल ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे का पहला पेज ही यदि आप पढ़ के चल देते हैं तो। ठीक है, हालांकि पहले पेज में अगर 10 लाइन लिखी रहती तो 7 लाइन कोई काम की नहीं रहती, 2 से 3 लाइन ही उसमें इंपॉर्टेंट होती है। खैर, तो ये हम समझ लिए कि आर्थिक सर्वेक्षण हमें क्यों पढ़ना चाहिए और आर्थिक सर्वेक्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक, अब एक छोटी सी चर्चा मैं आपसे ये कर लेता हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण के जो विभिन्न चैप्टर्स हैं, उस आर्थिक सर्वेक्षण के विभिन्न चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर कितना वेटेज रखते हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं उस पर भी। इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस आर्थिक सर्वेक्षण के लिए एक शॉर्ट नोट, एक पीडीएफ कुछ अध्याय के लिए मैंने बनाया है जो फ्री में आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। साथ ही जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है राजकीय आय, उससे संबंधित 2 कक्षा, हालांकि हमारे पेड कोर्सेस के अंतर्गत इकोनॉमिक सर्वे की 12 कक्षाएँ उपलब्ध है, लेकिन जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो कक्षाएँ हम सभी के लिए उपलब्ध करा देंगे। कैसे, कहाँ, ये हम अभी वीडियो के अंत में चर्चा करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि कौन से चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, जैसे कि पहला चैप्टर तो है वो ओवरव्यू है। ओवरव्यू पूरे इकोनॉमिक सर्वे का एक ओवरव्यू है। वो ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे है, उसे हम छोड़ते हैं। यदि आप ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो वो पहला चैप्टर जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जो बाकी 15 चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंट बातें वहाँ पहले चैप्टर में लिखी हुई है। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहला चैप्टर जो है हमारा राजकीय आय या आपका जीडीपी से संबंधित डेटा, ये जीएसडीपी होता है एक्चुअल में,
जीएसडीपी कहने का मतलब जीडीपी देश के लिए यूज किया जा रहा है, जीएसडीपी राज्य के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, राज्य की आय, अगर आपके इकोनॉमिक सर्वे से किसी एग्जाम में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका राज्य की आय। राज्य की आय से संबंधित कैसा क्वेश्चन होगा? छत्तीसगढ़ की आर्थिक वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2020-21 में कितने प्रतिशत अनुमानित है? जो डेटा है आप लिखेंगे, जहां तक मुझे याद आ रहा है -1.77 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार या वर्ष 2020-21 हेतु छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है, या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में कितने प्रतिशत अनुमानित है। सभी डेटा स्थिर मूल्य पर पढ़ना है ना, प्रचलित मूल्य पर केवल एक डेटा पढ़ना है, वो है प्रति व्यक्ति आय, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो जीडीपी वृद्धि दर से एक क्वेश्चन बनता है, जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत है इस साल, जीडीपी वृद्धि दर किस साल सर्वाधिक था, जीडीपी वृद्धि दर किस साल न्यूनतम था। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर 2012-13 या 15-16 जो इकोनॉमिक सर्वे में ईयर दिया है, तब से लेके अभी तक उसकी स्थिति कैसी है? तो हमेशा उतार चढ़ाव की ही स्थिति होती है। अब कुछ भी लगातार बढ़ता हुआ नहीं कि भाई 14-15 में बढ़ गया, 15-16 में फिर कम हो गया, 16-17 में फिर कम हो गया, 17-18 में फिर एकदम बढ़ गया। ये प्रश्न के प्रकार है। अब जीडीपी में 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक, कृषि क्षेत्र का जीडीपी में क्या योगदान है? कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान किस साल सर्वाधिक था, किस साल न्यूनतम था। ठीक, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर क्या है, यह भी किस साल अधिक था, किस साल न्यूनतम था। और एक क्वेश्चन होता है कि 2012-13 से या 14-15 से जो साल लिखा है इकोनॉमिक सर्वे में, तब से अब तक कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर क्या अनुमानित है, वो लिखा है इकोनॉमिक सर्वे में, एज इट इज वो डेटा हमको पढ़ना है। तो ये करीब करीब आपके 15-16 टेबल दिए हैं अलग से इस राज्य की आय में, जिसमें सारे डेटा है। उस 15-16 टेबल को 2 टेबल में समराइज करके मैंने पीडीएफ में आपके लिए बनाया है। वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए अवेलेबल है। राज्य की आय से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस प्रश्न के डेटा, अब वो इकोनॉमिक सर्वे का जो पीडीएफ है उसे समझना भी जरूरी है, और उसके लिए स्पेशल 2 क्लास भी आपके लिए फ्री अवेलेबल रहेगी। कैसे, कहाँ, उस पर हम चर्चा करेंगे। वो पीडीएफ और 2 क्लास आपको फ्री मिल जाएगी। ठीक, इसके अलावा राज्य की आय में जो 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इनके उप क्षेत्र भी होते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में आपका फसल आ गया, वनोद्योग एवं लट्ठे बनाना, पशुपालन, मछली पालन, और प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करेंगे तो खनन एवं उत्खनन भी आएगा। अब कृषि प्राथमिक क्षेत्र अलग अलग होता है ना, ये पता है कि नहीं। उद्योग क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र अलग अलग होता है, कृषि अप्राथमिक भी अलग अलग होता है। तो यही गलती होती है एग्जाम में। एग्जाम में पूछा है प्राथमिक क्षेत्र, हम पढ़ के गए हैं कृषि क्षेत्र, हो गया ना गलत। एग्जाम में पूछ रहा है उद्योग क्षेत्र, हम पढ़ के गए हैं द्वितीयक क्षेत्र, हो गया ना गलत। ये सेम है कॉन्सेप्चुअली, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसमें एक माइनर डिफरेंस होता है कि प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें आपका फसल, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, खनन एवं उत्खनन 5 चीज़ें आती हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र की हम बात करें तो खनन एवं उत्खनन हट जाएगा। आप खुद सोचिए, क्या ये बोलना सही है? कृषि क्षेत्र और खनन एवं उत्खनन भी उसमें रहे। खनन एवं उत्खनन तो कृषि नहीं है, लेकिन हाँ प्राथमिक क्षेत्र है। सेम उसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र भी अलग होता है। अगर मैं द्वितीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो निर्माण, विनिर्माण, गैस, बिजली, जलापूर्ति, ये सारे क्षेत्र आएंगे। लेकिन अगर इन तीनों में मैं खनन उत्खनन को जोड़ दूँ तो ये उद्योग क्षेत्र बन जाता है। जब तक खनन उत्खनन से खनिज नहीं आएगा, उद्योग कहाँ से बनेगा? बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये कुछ माइनर डिफरेंस है जिसको हमने कक्षा में चर्चा की है, उसे हम देखेंगे। तो ये अगर आपके सपोज मान लेते हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे से टोटल 10 क्वेश्चन आ रहा है, मान लेते हैं उसका वेटेज यदि हम देखें, अगर इकोनॉमिक सर्वे से 10 क्वेश्चन आ रहा है तो जीडीपी से आपका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा। कम से कम ना, अधिक से अधिक 6-7 भी हो सकता है। कम से कम आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो है केवल और केवल जीडीपी एक चैप्टर से रहेगा केवल। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ आपका राज्य की आय, जीडीपी। ठीक, इसके अलावा दूसरा चैप्टर हमारा होता है जनसंख्या।
दूसरा चैप्टर हमारा होता है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो हमारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जनसंख्या के फिक्स हैं, 1 से 2, मैं तो 1 भी नहीं कहूँगा, 2 क्वेश्चन तो शुद्ध कहूँगा। 2 क्वेश्चन तो शुद्ध है कि आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, जनसंख्या से रिलेटेड आएगा। अब जनसंख्या से रिलेटेड आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो इसका भी पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा, जिसके अंतर्गत 28 जिलों की जनसंख्या है, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की जनसंख्या में बताया गया है। उसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में 10 आकांक्षी जिलों के अनुसार जनसंख्या का वर्गीकरण था, तो यह भी मैंने उस पीडीएफ में कवर किया है कि यदि 10 आकांक्षी जिलों के अनुसार भी आपसे जनसंख्या का वर्गीकरण पूछे, उसके विभिन्न मापदंड के क्वेश्चन, जैसे कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है, जनसंख्या ज़्यादा कहाँ है, ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा कहाँ है, शहरी कहाँ है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो समराइज करके मटेरियल में मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक, ऐसे प्रश्न बनते हैं किसके, 28 जिलों के अलग, 10 आकांक्षी जिलों के अलग। इसके अलावा जो नवीन आर्थिक सर्वेक्षण है हमारा 2020-21, इसमें एक नए प्रकार का डेटा रिलीज हुआ है नगरीय निकाय से संबंधित, यानी आपका नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और आपका नगर निगम, इससे संबंधित आंकड़े, यानी जो 14 नगर निगम है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या न्यूनतम किसकी है, उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम किसका है, सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम किसका है, ये आंकड़ा भी पब्लिश हुआ है। तो ये हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नया आर्थिक सर्वेक्षण में वो नया है, और इसके लिए कम से कम 20 से 25 चार्ट दिए हुए, अलग अलग टेबल दिया हुआ है आपका इकोनॉमिक सर्वे में। मैंने उसको 1 पेज में आपके लिए लिखा है, जिसे आप पीडीएफ में देख सकते हैं और उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में जनसंख्या इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसका पैमाना बहुत सारा है, बहुत सारे मापदंड है जिसके आधार पर जनसंख्या के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे इसमें आंकड़े होते हैं। तो भाई अगर 10 क्वेश्चन है तो 50% तो आपका यही 2 है। अगर केवल यही 2 भी पढ़ के जाओगे तो भी मेरे हिसाब से आप इकोनॉमिक सर्वे के लिए निश्चिंत हो, अगर आप केवल ये 2 ही पढ़ के जा रहे हैं तो। लेकिन और भी चैप्टर्स पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है लोकवित्त। लोकवित्त कहने का मतलब है पब्लिक फाइनेंस, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार की जो राजकोषीय नीति है, कर राजस्व, राजस्व प्राप्ति, कर राजस्व प्राप्ति, गैर कर राजस्व प्राप्ति में राज्य का हिस्सा और केंद्र का हिस्सा, इस प्रकार का प्रश्न इसमें होता है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना होती है, ये तो लगभग तय है। यहाँ से संभावित प्रश्न रहते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न कैसे आएंगे कि छत्तीसगढ़ के कर राजस्व, छत्तीसगढ़ का कर राजस्व 2012-13 से किस साल सर्वाधिक कर राजस्व प्राप्ति हुआ, या किस साल न्यूनतम कर राजस्व की प्राप्ति हुई, या 2020-21 में छत्तीसगढ़ के कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, या छत्तीसगढ़ के कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, स्वयं के कर का होता है, कितना है, वो डेटा रहेगा आपका इकोनॉमिक सर्वे में। अब अभी एट ए टाइम हमको याद नहीं है, पर वो डेटा रहेगा इकोनॉमिक सर्वे में। इस प्रकार का प्रश्न बनता है। छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व से, छत्तीसगढ़ के कर राजस्व में खनिज से प्राप्त राजस्व का योगदान 27%। ये तो रट लो, पुराना डेटा है, 2-3 साल से चल रहा है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आया है। ठीक, छत्तीसगढ़ के गैर कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सेदारी हमेशा केंद्र से प्राप्त सहायता की होती है। ठीक, कितना प्रतिशत, ये डेटा। तो मुश्किल से 10 फैक्ट हैं जो इस चैप्टर के हैं, 10 फैक्ट है ना, 10 लाइन, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 1 से 2 क्वेश्चन की इससे बनने की संभावना है। समझ में आए इस चैप्टर में कहाँ कहाँ फोकस करना है, इससे ज़्यादा कहीं फोकस नहीं करना है। इसके अलावा हमारा अगला चैप्टर होता है संस्थागत वित्त एवं नियोजन। संस्थागत वित्त एवं नियोजन, संस्थागत वित्त एवं नियोजन में कुछ बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन खाता में इस डेट तक कितने खाते खोले गए। ये सीधा करोड़ में थे खाते और सीधा व्यापम में एग्जाम में आया है। ठीक है, लेकिन 2020-21 जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें नया डेटा कोरोना महामारी के कारण अपडेट नहीं हो पाया, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। वर्तमान में बैंकों की संख्या कितनी है, उनकी शाखाओं की संख्या कितनी है, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है।
संस्थागत वित्त एवं नियोजन के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं से संबंधित कितनी सहकारी संस्थाएं हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। सहकारी संस्थाओं के कार्य क्या है, सहकारी संस्थाओं के द्वारा शून्य दर पर लोन कब से दिया जा रहा है, 1 अप्रैल 2014 है आई थिंक डेट। ये कुछ फैक्ट है। सहकारी संस्था, छत्तीसगढ़ में कार्य करने वाले बैंकों की संख्या, ब्रांच की संख्या, और बैंकिंग क्षेत्र का जीडीपी में योगदान या वृद्धि दर, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके अलावा सारे पुराने डेटा है। प्रधानमंत्री जनधन खाता इसमें आता है, मुद्रा योजना इसके अंतर्गत आता है, और भी कुछ कुछ योजनाएं आती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम इसके अंतर्गत आती है। ये सबसे क्वेश्चन नहीं बनते। कहने को तो 25-30 पेज का ये भी चैप्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं बनेंगे। किससे बनेंगे? वर्तमान बैंकिंग कंडीशन कैसी है, वर्तमान बैंक के द्वारा जो लोन दिया गया है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में, महिलाओं को और कृषि के क्षेत्र में, उसमें कितने कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। ये पहली बार पब्लिश हुआ है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। सहकारी संस्थाओं की भूमिका के लिए जो डेटा दिया है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। सहकारिता में आपका सहकारी जो उद्यम है, जो हमारे शक्कर कारखाने हैं, उसमें 2 में एथेनॉल प्लांट आपका भोरमदेव में 40 KLPD का, और महामाया शक्कर कारखाना में आपका 20 KLPD का एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। ये 2 डेटा काम का है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से पढ़ना है। अच्छा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना 1 से 2 ही है, 2 भी नहीं है मेरे ख्याल से अधिक 1 मानो आप, 2 भी नहीं। तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे ऐसा नहीं है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं कौन कौन से चैप्टर से। उसके अलावा अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा उद्योग। उद्योग से हमारे एग्जाम में, उद्योग से जो क्वेश्चन बनते हैं, उद्योग क्षेत्र का योगदान वृद्धि दर तो हम यहाँ राजकीय आय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो नहीं देखना है। नवीन औद्योगिक नीति के तहत जो कुछ प्रावधान है 2-4 ही काम के हैं, वो आपको देखना है। इसके अलावा जो नवीन औद्योगिक क्षेत्र यदि कहीं प्रस्तावित है वो आपको देखना है। कुछ नवीन औद्योगिक क्षेत्र आपको इसमें मिल जाएंगे, रायपुर का अभनपुर मिल जाएगा, कोरिया का आपका परसागढ़ी मिल जाएगा, मुंगेली, इसी प्रकार महुआ पाली आपको रायगढ़ का मिल जाएगा, मुंगेली का खमरिया मिल जाएगा। ऐसे कुछ नवीन, हो सकता है आप इसे पढ़ चुके हो। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसे कुछ नवीन औद्योगिक क्षेत्र आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको नवीन उद्योग छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, कॉपर का उद्योग यहाँ पर लगाया जा रहा है, उससे संबंधित जानकारी मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बार कॉपर इंडस्ट्री लगेगी जो छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की जो कंपनी है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, उसका एक संयुक्त उपक्रम रहेगा जिसका नाम रहेगा छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, जिसकी सारी जानकारी हमने हमारे कोर्स के अंतर्गत बताई है। तो वो डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा इस इकोनॉमिक सर्वे के लिए। तो उद्योग से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं 1, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। उसके अलावा अगला हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है खनिज। खनिज से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, और कभी कभार 3 भी बन सकते हैं, 2 से 3 भी बन सकते हैं। खनिज से कैसा क्वेश्चन? खनिज से क्वेश्चन ये रहेगा कि राजस्व प्राप्ति सर्वाधिक किस खनिज से होती है? कोयला। राजस्व प्राप्ति के अनुसार खनिजों का क्रम, कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, बना सकते हैं आप क्रम। उत्पादन के अनुसार क्रम, छत्तीसगढ़ के विभिन्न खनिजों का भारत के अखिल भारतीय, या भारत के नहीं, अखिल भारतीय खनिज उत्पादन मूल्य में क्या योगदान है? विभिन्न खनिजों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? जो बातें इकोनॉमिक सर्वे में लिखी है वो क्वेश्चन बन सकता है। कोयला का उत्पादन किस साल सर्वाधिक रहा, किस साल न्यूनतम रहा? टिन का उत्पादन किस साल सर्वाधिक रहा, किस साल न्यूनतम रहा? मुख्य खनिजों से कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है और गौण खनिजों से कितने प्रतिशत होती है? ये सब खनिज से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा CMDC के द्वारा संचालित परियोजनाएं के अंतर्गत यदि कोई नया क्षेत्र है तो क्षेत्र हमें याद रखना है। 5 परियोजनाएं रहती है CMDC के अंतर्गत विभिन्न खनिजों की, वो सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। जिला खनिज संस्थान न्यास, ठीक है, DMF से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी इस चैप्टर में हमारे काम की रहती है, जो एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। तो बनिस्बत आपके संस्थागत वित्त नियोजन, जिसमें सहकारी संस्थाएं, बैंक, ये सब आ रहा है, उद्योग,
खनिज का चैप्टर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ खनिज प्रधान राज्य है और छत्तीसगढ़ के कर राजस्व में 27% हिस्सा तो केवल किसका है, खनिज का है। तो इसीलिए खनिज से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार के बनते हैं, क्लियर हुआ, मैंने बताया। ठीक, उसके बाद उद्योग और खनिज के बाद आपका एक चैप्टर होता है कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। इससे भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन और 3 भी बन सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो आप मान ही लीजिए। कृषि एवं संबद्ध सेवाएं में बहुत सारी चीज़ें है। कृषि संबंधित योजनाएं, सिंचाई संबंधित परियोजनाएं, मछली पालन संबंधित डेटा एवं परियोजनाएं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पशुपालन में पशु संगणना, जनगणना नहीं होगी ना अभी, संगणना 2019 इस इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। और पशु की जो संख्या है उससे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो पशु की संख्या से क्वेश्चन यही आता है, सर्वाधिक कौन से हैं, न्यूनतम कौन से वर्ग के हैं, और उनका बढ़ते से घटते, घटते से बढ़ते क्रम हमने हमारे कोर्स के अंतर्गत बताया है इसे। ठीक है, तो ये कृषि से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, योजना ही है यहाँ से मोस्टली, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। उसके अलावा एक और चैप्टर हमारा आता है क्या, वानिकी। वानिकी की अगर मैं बात करूँ तो वन से संबंधित बहुत ज़्यादा जानकारी इकोनॉमिक सर्वे की काम की नहीं रहती, क्योंकि इसकी जो योजनाएं दी हुई हैं, कार्यक्रम जो दिए गए हैं, वो हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं आता। इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी बहुत कम प्रश्न आते हैं। वन से संबंधित वही बेसिक क्वेश्चन है जो फिक्स है, जो हर एग्ज़ाम में आता है कि वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का भारत में चौथा स्थान है। वनावरण के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का भारत में 3रा स्थान है। ठीक है, इस प्रकार का जो डेटा है, कुल छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल, कुल आरक्षित वनों का, संरक्षित वनों का और अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है। और ये सेम डेटा आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो 2021 का पब्लिश होगा, जब भी पब्लिश होगा वो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी 2019 वाला ही मान के चलना है। ठीक है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक, तो वानिकी से हम आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है, फिक्स वही क्षेत्रफल के अनुसार स्थान, छत्तीसगढ़ का आरक्षित और संरक्षित वनों के क्षेत्रफल, उनका प्रतिशत, इससे संबंधित जो डेटा है, आंकड़े, बहुत हुआ तो जिलेवार पूछ देगा। सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, सर्वाधिक वर्गीकृत कहाँ है, सर्वाधिक संरक्षित कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, सर्वाधिक सघन वन और न्यूनतम सघन वन कहाँ है। ठीक है, ये आपका वानिकी से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे से केवल वो क्षेत्रफल वाला रहेगा। ठीक है, तो वानिकी से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना, 1-8 प्रश्न आ सकता है। ठीक, इसके अलावा है आपका विद्युत एवं आधारभूत संरचना। इसके अलावा है विद्युत एवं आधारभूत संरचना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपके छत्तीसगढ़ राज्य के जो तापीय उद्योग, तापीय जल विद्युत केंद्र और तापीय विद्युत केंद्र और जल विद्युत केंद्र, इसका पूरा जानकारी दिया है, ईयर वाइज कब कौन सा स्थापित हुआ है। ठीक, उनका सारा डेटा दिया है, वो सीधा एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। विद्युत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने जो गौरव हासिल किया है भारत में, उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ दी है। ठीक है, वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। राज्य स्थापना से लेकर अभी तक लगभग 137% वृद्धि है विद्युत उत्पादन में, कितनी है, 3224.70 मेगावाट, ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। तो ये विभिन्न प्रकार के विद्युत एवं आधारभूत संरचना से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे एग्जाम में प्रश्न बनने का चांस एक ही है, ये विद्युत से ही आएगा। आधारभूत में विभिन्न सड़क एवं सड़क परियोजनाएं हैं, इससे जनरली क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो विद्युत से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं समझ में आ गए। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक और इसमें फालतू क्वेश्चन बनता है कि विद्युत के वितरण का जो प्रतिशत है, घरेलू क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, ये अलग अलग दिया रहता है कि इतने प्रतिशत बिजली जो है उसका विक्रय इन क्षेत्रों में किया गया है। वो आपको याद रखना है, वो एग्जाम में आया है क्वेश्चन। ठीक है, एक बेकार क्वेश्चन है लेकिन आया है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं विद्युत एवं आधारभूत संरचना से। उसके अलावा मेरे ख्याल से जो अन्य चैप्टर बच रहे हैं, अन्य चैप्टर जिसमें आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, सामाजिक सेवाएं एवं अन्य, इसी में आपका जनजातीय विकास आएगा और स्वास्थ्य में ही आपका महिला एवं बाल विकास आएगा।
मेरी नज़र में एग्ज़ाम में ये कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं अदा करता है प्री में, और मेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि मेंस में लिखने के लिए सारी योजनाएं हमें वहीं से मिलती है, लेकिन प्री में इससे क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम। यानी मान के चलो 6 चैप्टर जो हैं अन्य 6 चैप्टर, उससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न हो सकता है एक, मेरे हिसाब से तो 0 है, पर आपको लगेगा जबरन बोल रहे हैं करके मैं 1 कह दे रहा हूँ, नहीं तो 0 प्रश्न ही आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। तो ये 6 चैप्टर तो मैं बिल्कुल कहूँगा गोली मार के चलिए, मत देखिए, कोई मतलब नहीं है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे प्री हो चाहे व्यापम हो। हाँ, मेंस के लिए बहुत मतलब है, मेंस के लिए लिखने के लिए ढेर सारी योजनाएं यहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये आखिरी के 6 चैप्टर जो मैंने बोला उसको गोली मारना है। तो 9, 6, 15 हो रहा है, उसमें एक इंट्रोडक्शन वाला है, 16 अध्याय है टोटल इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे में आपको जो ध्यान देना है सर्वाधिक, वो है राज्य की आय और जनसंख्या, ठीक है। और उसके अलावा थर्ड प्रायोरिटी आपको कहीं देना है तो मैं कहूँगा आप खनिज को दीजिए, इतना भी देख लेंगे। अच्छा, फोर्थ प्रायोरिटी आप लोक वित्त को दीजिए, लोक वित्त और खनिज सेम प्रायोरिटी में है मेरे हिसाब से। ये 4 के ही आप डेटा पढ़ के चले जाएंगे, बहुत है, बाकी भी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, और ये तो पढ़ना ही नहीं, आखिरी का जो 6 चैप्टर है कोई काम का नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप बाकी स्वतंत्र है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस प्रकार से हमें इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना चाहिए। मेरा जितना अनुभव है, मेरी जितनी जानकारी है, उस हिसाब से मैंने प्रयास किया है कि आपको एक सटीक तरीका में समझा सकूं, बता सकूं कि आर्थिक सर्वेक्षण पे कैसे ध्यान दें, कैसे पढ़ें। आर्थिक सर्वेक्षण के लिए जो मैं कह रहा था कि अब मैं आपके लिए जो कर सकता हूं, आपको सकार एकेडमी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंतर्गत एक आइकन होगा, कौन सा आइकन होगा? ऑल नोट्स। ऑल नोट्स आइकन के अंतर्गत ये जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने कहे हैं आपको, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं और रख सकते हैं। जो 15-16 टेबल का जीडीपी का डेटा है, मैंने 2 टेबल में समराइज किया है सारी चीज़ों को, ठीक है। और जनसंख्या का जो पिछले 2-3 इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, वो पूरा मैंने समराइज़ करके, इस इकोनॉमिक सर्वे का जो नगरीय निकाय का लंबा चौड़ा डेटा है, उसको एक पेज में समराइज़ करके भी मैंने इसी पीडीएफ में डाल दिया है। तो आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑल नोट्स आइकन में पीडीएफ को पा सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। उसके लिए आपको सकार एकेडमी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और आइकन रहेगा, ऑल वीडियोज़। ऑल वीडियोज़, ऑल वीडियोज़ के अंतर्गत मैं आपके लिए जीडीपी के 2 लेक्चर उपलब्ध कराऊंगा। आप एप्लीकेशन में ही जाके फ्री में 2 लेक्चर देख सकते हैं, जहां मैंने आपको समझाया है कि राज्य की आय के चैप्टर से संबंधित सारे आंकड़े, जो पीडीएफ में तो है ही, अगर आप अवेयर हैं कि सारी चीज़ें क्या होती है, अग्रिम अनुमान क्या होता है, त्वरित अनुमान क्या होता है, प्रश्न कैसे बनता है, आप अवेयर हैं यदि, तो सिर्फ पीडीएफ से ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको जानना भी है, सीखना भी है कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो उसके लिए राज्य की आय का 2 वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा, उसे आप इस ऑल वीडियोज़ आइकन जो हमारे एप्लीकेशन में रहेगा उसमें देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये आपको 2 लेक्चर इसका दिख जाएगा, ठीक। तो ये हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। आप अब हमारे वीडियो कोर्स में तो 12 लेक्चर है इकोनॉमिक सर्वे के, सर हमको पूरा 12 उपलब्ध करा दो, ऐसा भी आपके मन में ख्याल आ सकता है। तो पेड कोर्सेज़ के अंतर्गत है। यदि आप पेड कोर्सेज हमारा लेना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए सीजी व्यापम का कंप्लीट कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ 3,999 रुपये में उपलब्ध है। CGPSC प्रीलिम्स का कंप्लीट कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ 7,999 रुपये में, और शॉर्ट टर्म CGPSC प्रीलिम्स 2021 के लिए मात्र 1,500 रुपये में उपलब्ध है। इसकी वैलिडिटी केवल 75 दिन की रहेगी और लॉन्ग टर्म की वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। उसकी फीस 7,999। और CGPSC मेंस का भी कंप्लीट कोर्स, जिसमें 750 से अधिक वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वो आपको 11,999 रुपये की फ़ीस के साथ 2 साल वैलिडिटी के लिए उपलब्ध है।
इसके साथ ही गणित, रीजनिंग, इतिहास या कोई भी विषय आप पृथक रूप से परचेस करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी आपको हमारे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी। साथ ही CGPSC प्रीलिम्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मात्र 599 रुपये में, जिसमें 28 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 22 GS कंप्लीट सिलेबस और 6 CSET के पेपर आपको उपलब्ध होंगे, जिसका कंप्लीट टाइम टेबल भी आपको इसी ऑल नोट्स आइकन में PDF के रूप में मिल जाएगा। साथ ही एक ऑल टेस्ट आइकन होगा जिसमें आप उस डेमो टेस्ट को देकर भी देख सकते हैं। तो आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज को। आई थिंक मैंने जो बातें शेयर की है, मुझे जो लगा कि आपके लिए सही है, वो चीज़ें मैंने आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ में आई हैं चीज़ें तो बिल्कुल भिड़ जाइए, मेहनत कीजिए, रगड़ के बातों को फॉलो करें। एग्ज़ाम निकालना है इस सोच के साथ ही पढ़ें, केवल फॉर्म भरें इसलिए एग्ज़ाम देना है ये सोच के ना पढ़ें, ठीक है। यदि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से, कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेहनत जारी रखें, मेहनत करते रहेंगे, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।